दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट कर कर जरूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मल्होत्रा एक तरफ उस खरगोश के होश में आने का इंतजार कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रोहित मारवा एक बिल्कुल ऐसा हो चुका था मानो कोई स्टैचू हो या जिसके सामने जो कुछ चल रहा हो उसे कोई भी एहसास या किसी भी चीज़ के बारे में उसका ध्यान न जा रहा हो। वह अपने आप को बिल्कुल शांत महसूस कर चुका था। अब जैसे ही चिराग मेहता पीछे की तरफ देखते हैं तो वह रोहित को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हें आराम से खड़े होकर उस चेयर पर बैठा देते हैं क्योंकि अब रोहित ने अपना पूरी की पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दिया था जिससे कि उसका वेट और ज़्यादा हो चुका था। अब चिराग आराम से इशारा देकर चेयर पर बिठाने के बाद जैसे ही वो पीछे देखते हैं धीरे धीरे अब राजलक्ष्मी के रूम से गुलेरिया परिवार के सारे मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं। अब चिराग को समझ नहीं आती कि अब आगे वो क्या करे क्या ना करे। अब वह बिल्कुल रोहित के सामने देखता रहता है क्योंकि खुद रोहित भी किसी को कुछ बोलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। अब सभी आराम से रोहित और चिराग मेहता की तरफ देखते रह जाते हैं। अब रोहित जो कि आराम से बैठा हुआ था उसके दिमाग में से बस यही चल रहा था कि अनिका पता नहीं मेरे बारे में कैसा रिएक्ट करेगी, क्योंकि मैं वो सब समय नहीं चाहता जो पीछे अनिका की याददाश्त जाने से गया था। अनिका मेरे पास तो थी लेकिन मैं फिर भी उसके बिना अधूरा था। ये सब सोचकर रोहित काफ़ी हैरान हो रहा था और काफ़ी शक पका जाता है। और फिर वह जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और आराम से दरवाजे को खोलकर अनिका के रूम में चला जाता है। अब सभी अनिका के रूम के बाहर ही खड़े थे क्योंकि चिराग ने सभी को अंदर जाने के लिए मना कर दिया था। तभी आकाश गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ चिराग, आज अभी रोहित इतना हड़बड़ाया क्यों है? क्या तुम हमें बता सकते हो? चिराग को सारी बात बतानी थी क्योंकि उसे पता था कि रोहित को भी पता चल गया है, लेकिन फैमिली मेंबर्स को भी अगर सारी बातें अभी बता दी जाए तो शायद उन्हें बाद में किसी तरह का कोई भी उनके मन में क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब चिराग मेहता धीरे धीरे करके डॉक्टर ने जो चिराग को बातें बताई थी वो सभी के घर वालों के सामने अपनी बातों को रख देता है। धीरे धीरे करके अब सारी बातें उन लोगों के सामने आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अनिका के रूम में रोहित जा चुका था। जो वहाँ पर अभी नर्स और डॉक्टर थे वो अब दरवाजे से बाहर की तरफ ने कदम बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि रोहित अनिका के पास आया है, इसलिए उन्हें अकेला समय देकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहित अनिका के माथे पर हाथ रखता है, फिर उसके माथे को चूमता है, फिर उसके होठों को चूमता है, फिर उसके हाथों को में अपना हाथ लेकर वह आराम से उसकी तरफ झुककर हाथ रोने लग जाता है। अनिका के माथे पर रोहित की आंखों से आंसू लुढ़क कर अनिका पर गालों पर गिर जाते हैं। अनिका का बॉडी जो कि अभी तक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी अनिका को होश नहीं आने वाला, एकदम से उसकी बॉडी में एक झटका सा महसूस होता है। रोहित को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पा रहा था क्योंकि रोहित तो लगातार अपनी आंखों से आंसू निकाले जा रहा था। वह तो इतना परेशान, इतना डिप्रेशन में जा चुका था कि उसे खुद सूझबूझ का कोई भी टाइम उसके पास नहीं था। रोहित लगातार रोते जा रहा था। अब रोहित आराम से अनिका के बेड पर ही बैठ जाता है, फिर उस अपनी बॉडी को अनिका के ऊपर झोंक करके अनिका की आंखों की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि अनिका की आंखें तो बंद थी, लेकिन फिर भी रोहित उसके फेस को अच्छे से देखने लग जाता है। उसकी कितनी प्यारी उसकी अनिका लग रही है, पता नहीं ये शांति कब तक की है, क्योंकि अनिका को अब मैं जी भर के देख लेता हूँ। क्या पता अनिका की याददाश्त चली जाए तो शायद मैं इतनी पास से उसे कभी ना देख पाऊँ। जब तक उसकी याददाश्त आए या ना आए उसे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी अनिका मेरे पास हो। लेकिन मैं आज उसे जी भर के देखना चाहता हूँ इतनी पास से। आज मैं अपनी अनिका को, भले ही मेरी अनिका को होश ना हो, लेकिन मैं अपनी अनिका से प्यार करना चाहता हूँ। अब रोहित फिर से अनिका के लिप्स पर टच करते हुए फिर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है, उसे एक प्यारी सी किस करता है। उसके बाद रोहित उसकी आंखों को चूमता है, फिर उसके फोरहेड को चूमता है, फिर दोनों गालों को चूमता है। और लगा रोहित की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन रोहित अपनी अनिका से आज जी भर के प्यार करना चाहता था, क्योंकि ये रोहित
आज अनिका के लिए इतना खुश था कि अनिका वापस उसकी दुनिया में आ गई है, भले उसकी याददाश्त हो या ना हो। बस उसे यही डर था कि ही अनिका उसे पहले की तरह अपने से दूर ना कर दे, क्योंकि जब पिछली बार अनिका की याददाश्त गई थी तो रोहित से अनिका डरती थी कहीं इस बार फिर ऐसा ना हो। इसलिए रोहित बिल्कुल नज़दीक से उसे देखना चाहता था। फिर जो उसकी माथे पर बाल बाहर की तरफ निकले हुए थे पट्टी से, फिर रोहित उन बालों को आराम से ऊपर की तरफ करता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर आराम से अपने दिल के पास ले आता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर सोचने लग जाता है और गुनगुनाने लग जाता है, अनिका मैं तुम्हारे बिना ये रोहित अधूरा है, इसलिए तुम जल्द से जल्द होश में आ जाओ। भले ही तुम्हारी याददाश्त हो या ना हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरे लिए अपनी याददाश्त को नहीं मिटने देना होगा, या ये कहा जाए कि तुम्हें जल्दी से लौटना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी याददाश्त अगर चली जाती है उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसे कोमा में चली जाओगी तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। ये सब रोहित के मन में चल रहा था। अब रोहित अपने आप को काफ़ी दिल से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल था कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन लास्ट में रोहित एक डिसीजन पे पहुंच जाता है कि मेरी अनिका बस मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब रोहित ये सब सोचने लग जाता है तो रोहित की आंखों से आंसू फिर से लगातार बहे जा रहे थे। अब अनिका के हाथों पर जैसे ही गिरते हैं, अनिका की बॉडी में दोबारा से फिर एक कंपन सी महसूस होती है और साथ में ही अनिका की बॉडी पर जितनी भी मशीनरी अभी तक लगी हुई थी सभी जल्दी से बीप बीप की आवाज़ करने लग जाती है, उनकी साउंड ज़्यादा हो जाती है। अभी जो डॉक्टर और नर्स बाहर की तरफ गए थे उन्हें वो आवाज़ महसूस होती है, लेकिन साथ में ही रोहित अनिका का हाथ रख के अब आगे की तरफ कदम बढ़ाता है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन साथ में ही वो डॉक्टर नर्स भी दूसरी तरफ से दरवाजे पर हाथ लगाए हुए थे। जल्दी से दरवाज़ा खुल जाता है। डॉक्टर नर्स आपस में कुछ बातें करते हैं तो नर्स बाहर की तरफ चली जाती है। तभी वो डॉक्टर अंदर आ जाता है। बाकी सभी डॉक्टर को बुलाने के लिए वो नर्स चली गई थी। अब डॉक्टर रोहित से कहता है कि मिस्टर मारवा आप कुछ टाइम के लिए बाहर जाइए, उसके बाद ही हम सब देखते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं। अब जल्दी से डॉक्टरों की दोबारा से फिर से टीम आ चुकी थी। अब जितने भी बेहतरीन डॉक्टर थे जो अभी रूम से ही गए थे कुछ घंटे पहले वापस आ जाते हैं वो, क्योंकि अनिका की बॉडी में कंपन स्टार्ट हो जाती है। ये कहा जाए कि अनिका को होश आने ही वाला था। सभी चीज़ों को मॉनिटर करने लग जाते हैं बारीकी से। अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से दिखाई दे रही थी। अब डॉक्टर एक बाहर की तरफ आता है। फिर रोहित कहता है क्या हुआ डॉक्टर, क्या कोई प्रॉब्लम या फिर किसी मशीन को अवेलेबल कराना है? और रोहित ने एक झटके से काफ़ी क्वेश्चन डॉक्टर के सामने रख दिए थे। अब डॉक्टर हाथ के इशारे से सभी को शांत होने का इशारा करता है, सभी शांत हो जाते हैं। तभी वो डॉक्टर कहता है कि 15 से 10 मिनट के बाद आप सभी अनिका से मिल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे बारी बारी से। अब डॉक्टरों की टीम वहां से चली जाती है, लेकिन एक नर्स को वहां पर छोड़ दिया जाता है जो उसकी बॉडी पर मशीन लगी हुई थी, जिनका काम हो चुका था। उनको बॉडी से अलग कर दिया गया था, लेकिन एक मशीन अभी भी अनिका की जो बॉडी का टेम्परेचर और साथ में उसकी हार्ट बीट है उस पर एग्जाम के लिए अभी तक लगाई हुई थी। अब डॉक्टरों की पूरी की टीम वापस अपने काम पर लग जाती है, वहाँ से चली जाती है। तो वहीं रोहित अब आराम से दरवाजे को खोलकर वापस अपनी अनिका के पास आकर बैठ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी को अनिका की फिक्र थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी अनिका के चारों तरफ घेरा बनाकर आराम से खड़े हो जाते हैं। रोहित किसी को मना भी नहीं कर सकता था और तो किसी को बाहर भी नहीं भेज सकता था, क्योंकि सभी उसके अपने थे जिसको अनिका की फिक्र थी कि अनिका का होश में आने के बाद रिएक्शन क्या होने वाला है। अब जल्दी से वो नर्स दूसरी नर्स को बुला लेती है, क्योंकि अनिका के आसपास इतने सारे व्यक्ति होंगे तो शायद अनिका उन्हें देखकर एक बार हैरान या फिर वापस किसी डिप्रेशन में ना चली जाए। इसलिए वह उस नर्स का सहारा लेके उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि चिराग से उसकी बात हो गई थी। क्योंकि चिराग ने कहा था कि मैं ये तो नहीं कर सकता, इसलिए आप ये सब सभी को समझा सकती हो। इतना कहकर वह नर्स दूसरी नर्स के साथ अंदर की रूम की तरफ बढ़ जाती है। फिर वह नर्स कहती है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला है कि अभी से कुछ टाइम बाद ही होश आएगा, इसलिए मैं बेहतर यही होगा कि आप बाहर की तरफ चलें और बारी बारी से आप इससे मिल सकते हैं, क्योंकि मैडम का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, साथ में थोड़ी सी सर्जरी भी हुई है, जिससे कि इसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है। तो ऐसे में
काफ़ी खतरे से मैडम ने सामना किया है, तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी यहाँ कमरे से बाहर जाएं। बाकी जब अनिका मैम को होश आ जाएगा तो उसके बाद आप बारी बारी से उनसे बात कर सकते हो। अब उन नर्स की कोई भी बात नहीं मानता, तभी वो नर्स भागकर डॉक्टर के रूम में चली जाती है। फिर कहती है, सर सभी प्यार और अनिका के बारे में सोचकर काफ़ी भावुक हो चुके हैं, इसलिए हमारी बातें उनके कानों में नहीं पड़ रही, इसलिए बेहतर होगा कि आप जाकर ही सभी को समझाएं। आप डॉक्टर समझ जाते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सभी रूम में जाएं, और ऊपर से मैंने सभी को बोला था कि अभी 15 मिनट से का टाइम और लगेगा, उसके बाद बारी बारी से आप सभी अनिका से मिल सकते हो। इतना कहकर अब डॉक्टर आराम से ये सोचकर अनिका के रूम की तरफ चले जाते हैं। दो डॉक्टर आराम से अंदर की तरफ जाते हैं और सभी को बाहर जाने का इशारा करते हैं। अब डॉक्टर की बात में हामी मिलाते हुए सभी, पहले करण गुलेरिया, फिर आकाश, फिर श्रेया, फिर आशा मारवा, दादी, ऐसे कर करके सारे बारी बारी से रूम से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन रोहित था, जो कि अनिका का हाथ पकड़ के वहीं पर बैठा हुआ था, वो उठकर बाहर नहीं जा रहा था और नहीं जाना चाहता था। फिर डॉक्टर रोहित की तरफ हाथ जोड़कर कहता है कि सर, जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे तब तक आप अंदर नहीं आओगे, क्योंकि हमारी प्रॉपर निगाहें यानी कि हमारी ऑब्जर्वेशन में अनिका मैम है, इसलिए जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक अंदर कोई नहीं आएगा। तो प्लीज़ हमें समझने की कोशिश करें और आप बाहर की तरफ चले। लेकिन रोहित तो अनिका का हाथ पकड़कर आराम से बैठा हुआ था, मानो डॉक्टर की बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि रोहित तो अपने होश हवास खो ही चुका था। अब डॉक्टर दोबारा से रोहित को कहता है, अब ऐसा लग रहा था मानो किसी की आवाज़ रोहित के कानों में बिल्कुल भी नहीं जा रही है। रोहित बस बार बार अपने मन में और होठों से कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। उसे अनिका से मिलना है, मुझे अनिका के पास ही बैठना है, क्योंकि मैं अपनी अनिका को अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने अनिका की बात मानकर अनिका से इतनी दूर चला जाऊंगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं अपनी अनिका को खो नहीं सकता। अगर अनिका ने मेरी बात मानी होती तो शायद अनिका आज ऐसी हालत में नहीं होती। ये बातें रोहित अपने लिप सिंक पर लाकर आराम से गुदगुदाते जा रहा था। अनिका मुझसे नाराज है, इसलिए बस मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए तो यह अब तक उठी नहीं है, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। कब से मैं इसके पास ही बैठा हूँ, लेकिन अनिका का तो कोई रिएक्ट ही नहीं है। अब रोहित को डॉक्टर फिर से कहता है कि मिस्टर मारवा, आप बाहर चलिए। अब रोहित जोर से आवाज़ में कहता है, डॉक्टर, मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं अपनी अनिका से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उसे सॉरी बोलने के बाद मेरी अनिका मुझसे ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकती। जब वो मुझे माफ़ कर देगी तो मैं आराम से यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी अनिका मुझसे कितना प्यार करती है। शायद वह कभी कहे या ना कहे, कभी जताए या ना जताए, लेकिन मुझे पता है वो कभी अपनी बात को जाहिर नहीं होने देती। वह मेरे लिए कितना प्यार करती है मुझे ही पता है। मैं अनिका को दिल से चाहता हूँ। अनिका बहुत ही अच्छी है। अनिका की हर इमोशनल मैंने करीब से देखा है। अब डॉक्टर को ये सभी बातें, रोहित अपनी फीलिंग को सारी बातें बताते जा रहा था। अब कहीं ना कहीं डॉक्टर की आंखों में से भी आंसू निकलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो रोहित मारवा यानी कि बिजनेसमैन टाइकून रोहित मारवा को जानते थे, लेकिन इस वाले रोहित को तो उन्होंने आज पहली बार देखा था। डॉक्टर कुछ नहीं कहते, बस चुप होकर रोहित की बातें सुनने लग जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता था अगर रोहित अपने मन में सारी बातों को रखेगा तो शायद रोहित को भी किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर वो अपनी बातों को बता रहा है तो उसको सुनने में ही उनकी भलाई डॉक्टर और रोहित दोनों की है। इतना उसके बदले में अब आगे कहता है कि मैं अनिका से जितना प्यार करता हूँ, शायद अनिका मुझसे उसे कई ज़्यादा प्यार करती है। अब इतनी बातें सुनकर रोहित की आंखों में फिर से आंसू गिरने लग जाते हैं, क्योंकि दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। चिराग मेहता दरवाज़ा खोलकर रोहित को बाहर की तरफ लेने के लिए आए हुए थे। ऐसे में सभी ने रोहित के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो सभी की आंखों में आंसू आना लाजमी था और सभी की आंखें नम हो चुकी थी। वहीं करण गुलेरिया जब रोहित मारवा की ऐसी हालत देखते हैं, अब करण गुलेरिया के भी पांव एक तरह से जम जाते हैं। अब करण का भी एकदम से रो रो कर उसके आंसू की बांध बनकर चलना स्टार्ट हो जाती है। करण ने जहां पर कितने ही बार खुद को
अपने आप को काफ़ी टाइम से संभाला हुआ था, क्योंकि वह घर परिवार के सबसे बड़े थे। अगर वो ही ऐसी हरकत करेंगे तो बाकी छोटों का क्या हाल होगा, क्योंकि वह सभी को दिलासा दे रहे थे। लेकिन अब उनकी भी सब्र का बांध टूट पड़ा था। अब वह सभी के सामने ओपन होकर सभी के सामने रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर केवल रोहित नहीं बल्कि उसकी बात सुनने वाला डॉक्टर चिराग मेहता, दादी माँ आशा मारवा, रोहित के साथ साथ गुलेरिया और मारवा परिवार के जितने भी लोग मौजूद थे, सभी के आंसू उसके के गालों से होते हुए नीचे की तरफ गिर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सभी रो रहे थे। ऐसे में करण गुलेरिया अपने आप को चुप करते हैं, क्योंकि वो ऐसी हालत अब अगर उनके परिवार के आसपास के लोग देखेंगे तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्योंकि उसे पता था दुश्मन उनकी बातें कान लगाकर ही कहीं ना कहीं सुनते हैं, और ऐसे परिवार की हालत में वो उसका मौके का फ़ायदा ना उठा ले। इसलिए करण अपने आप को शांत करते हैं, चुप करते हैं। फिर फैमिली के सभी मेंबर्स को चुप रहने का इशारा करते हैं। फिर कहते हैं कि अगर तुम सब ऐसा करोगे तो रोहित को दिलासा कौन देगा, अब रोहित को चुप कौन कराएगा। ऐसे में हम सभी को ऐसे भावुक होकर अपने आप को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसे कि हम अगर अपने आप को दिलासा देंगे, चुप रहेंगे, ऐसे में ही हम रोहित के सामने अच्छे से डट कर खड़े होंगे और वैसे में रोहित को भी अच्छे से समझा पाएंगे। अगर हमारी आंखें नम होंगी तो कहीं ना कहीं रोहित हमारी आंखों को देखकर और ज़्यादा भावुक हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बेटी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति सभी व्यक्तियों के सामने रोए। अब करण गुलेरिया सभी को पीछे करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और रोहित के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अब जल्दी से रोहित करण को बैठे बैठे ही हक कर लेता है और फिर करण उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा ऐसे अपने आप को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी अनिका कभी नहीं चाहेगी कि उसका रोहित टूटे, और टूट कर ऐसे भी करे। तुम्हारी अनिका को कुछ नहीं हुआ है। अब नहीं तो 1 मंथ या 2 मंथ या फिर 1 साल हम इंतजार करेंगे, वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारी अनिका हमारे साथ है, हमारे लिए यही काफ़ी है। फिर रोहित कहता है कि मुझे पता है पापा, मेरी अनिका मुझसे नाराज है, क्योंकि उसने मुझे जाने के लिए मना किया था, लेकिन मैं गया, इस वजह से वो मुझसे नाराज हो गई है। मैं उसे बस माफ़ी मांग लूँ, उसके बाद मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। अब जल्दी से मेरी अनिका उठ जाए और वो मुझे माफ़ कर दे, और बस मैं यही चाहता हूँ। अब रोहित को ऐसा भावुक होते हुए देखकर डॉक्टरों ने भी कुछ ऐसा ही समझा। एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए करण गुलेरिया को वहीं रोहित के पास छोड़कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। फिर उन्हें कहा, सर प्लीज़ आप हमें समझने की कोशिश करें। अब रोहित मारवा कुछ मिनट के बाद हम चाहते हैं कि करण गुलेरिया उसे अपनी बातों के जरिए बाहर की तरफ ले आए, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम मिस्टर मारवा को ऐसी हालत में और परेशान करें, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है। अब डॉक्टर की बातें सभी की समझ में आ रही थी और वो डॉक्टर फिर कहते हैं कि हम बस यही कहना चाहते हैं कि अनिका अब खतरे से बाहर है। बस रही बात आगे की, वो तो होश में आने के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही डॉक्टर सारी बातें उन सभी के सामने रखता है, तभी आकाश, गुलेरिया और मयूर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि वे समझ पा रहे थे कि अनिका का वहाँ पर बिल्कुल शांति चाहिए, इसलिए रोहित को बाहर लेकर आना होगा। लेकिन इतनी हिम्मत उनके पास भी नहीं है कि वह रोहित को बाहर लेकर आए। लेकिन यहाँ पर आकाश और मयूर भी जानते थे कि रोहित ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को देखकर शायद उसके मानसिक संतुलन पर उसका गहरा असर पड़ा है, इसलिए वो ये सब हरकतें कर रहा है। क्योंकि अभी से पहले रोहित ने ऐसी हरकत तो बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन अब रोहित अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो रोहित ही जानता था कि उसे पुरानी बातें वापस से याद आ गई हैं। वो सोच कर रोहित और भी भावुक और काफ़ी इमोशनल होता जा रहा था। वह बस अनिका का साथ चाहता था, अनिका के पास बैठना चाहता था कि जब तक अनिका को होश ना आए, क्योंकि होश में आने के बाद तो किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर होने क्या वाला है। आकाश और मयूर गुलेरिया दोनों ही आपस में नज़रों में कुछ बातें करते हैं। तभी मयूर अपनी नज़रों का चारों तरफ घुमा कर देखता है, क्योंकि फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे सभी यहीं पर थे। वहाँ पर रूम में ओनली राजलक्ष्मी ही आराम से थी, इसलिए और आकाश गुलेरिया कुछ नहीं कह रहे थे। मयूर को कहना चाह रहे थे कि तुम आराम से राजलक्ष्मी के पास जाओ, क्योंकि उसका अभी इतना बड़ा ऑपरेशन होकर हुआ,
इतना बड़ा ऑपरेशन अभी अभी हुआ है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऊपर से दो बच्चे हैं, इसलिए तुम्हें राजलक्ष्मी के पास जाना होगा, क्योंकि काफ़ी देर से वो तुम्हारा वेट भी कर रही है। और ऊपर से अब फैमिली के सारे मेंबर्स राजलक्ष्मी को अकेले छोड़कर आ चुके हैं, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना जरूरी होगा। अब आकाश की बातें समझ जाता है और वो अपने कदम राजलक्ष्मी के रूम की तरफ बढ़ा देता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा जो कब से आराम से टेबल पर अपना सिर लगाकर कुछ सोच रही थी, तभी बूढ़े बाबा एक चाय की प्याली लेकर स्वाति मल्होत्रा के पास आते हैं। अब फिर वह स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन स्वाति मल्होत्रा अपनी आंखें खोलकर कुछ सोच रही थी, लेकिन कोई भी हाथ पैर या कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। तभी बूढ़े बाबा चाय को आराम से टेबल पर रखते हुए कहते हैं कि मैडम साहिबा, आप अपनी चाय पी लीजिए, जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा, आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा। लेकिन स्वाति मल्होत्रा तो बस अपनी ख्यालों में ही खोई हुई थी। स्वाति मल्होत्रा को ऐसे स्टैचू की तरह बैठा हुआ देखकर बूढ़े बाबा की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। बूढ़े बाबा स्वाति को जब ऐसे देखते हैं तो उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि वह काफ़ी देर से स्वाति मल्होत्रा को देखते जा रहे थे, काफ़ी ध्यान से देख रहे थे। आज स्वाति कुछ मोमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। आज उसका किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था। कुछ ऐसी बात है जो स्वाति मल्होत्रा उसे छुपा रही है। तभी बूढ़े बाबा ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा और पूछा, मैडम क्या अनिका बिटिया ठीक है? अनिका बिटिया कैसी है? अब वह कब तक ठीक हो जाएगी, कब तक उसको होश आ जाएगा? स्वाति ने बूढ़े बाबा की बातें को सुनकर भी अनसुना कर दिया, उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, जैसे ही वह हमेशा नहीं देती थी। लेकिन फिर स्वाति मल्होत्रा ने कहा कि मैं एक अच्छी मां नहीं बन पाई हूँ। ऐसी बात सुनकर बूढ़े बाबा काफी हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फिर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि माँ बाप अपने बच्चों का जहाँ जितनी भी खुशियाँ हैं जहान की, वो सारी उनके कदमों में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा आज तक अनिका के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उसके बदले में उसके सामने कांटे बिछाए, या ये कहा जाए उसके सामने इतने सारे खतरे और दुश्मनों के अलावा उसे कुछ नहीं दिया है। मैंने अनिका के लिए आखिर किया क्या है? आज तक मैंने उसके लिए सिर से उसके बाप का साया तक छीन लिया। जब वह छोटी थी, अनिका ने सौतेले माँ बाप के साथ अत्याचारों में अपना बचपन बिताया है। उसकी हर तकलीफ, हर दर्द, जिम्मेदारी मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे पता था वो उसको कितनी तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी उनको छोड़ा उसके पास, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी इन सभी तकलीफों को झेल कर अगर बड़ी होगी, वह शायद और भी ताकतवर और समझदार होगी। शायद वह इमोशन से परे उसका दिमाग और सोचने समझने की शक्ति उसमें हो जाएगी। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि एक बच्चे के पास उसका बचपन ही तो होता है, जो हंसी खुशी उससे कोई नहीं छीन सकता। और शायद एक माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उसका बचपन बहुत अच्छे और प्यारे तरीके से गुजरे। लेकिन मैंने तो ऐसा भी नहीं किया, लेकिन उस सभी की वजह मैं ही हूँ। अब स्वाति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए 2 मिनट के लिए चुप रहती है, फिर बात को स्टार्ट करती है। फिर कांड 6 साल तक अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा, क्योंकि उसको तो ये भी नहीं पता था उसने डिलीवरी के टाइम 3 बच्चों को जन्म दिया है। ये नहीं, बल्कि उसे तो बस अपने 2 ही बच्चों के बारे में पता था। लेकिन जब उसे पता होते हुए भी वह अपने दूसरे बच्चे के लिए तड़पती रही। लेकिन मुझे तो पता था आखिर उसका दूसरा बच्चा कहाँ है, और मुझे तो ये भी पता था कि उसका तीसरा बच्चा कहाँ है। लेकिन मैंने ये लड़ाई उसके लिए अकेले लड़ने के लिए छोड़ दी, जब तक कि मुझे पता था ये सब मेरे ही कारण हुआ है। आज यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा बहुत ही अपसेट नजर आ रही थी, जैसे कि दूसरी तरफ रोहित मारवा। ऐसी ही कुछ कंडीशन स्वाति मल्होत्रा की भी थी। बूढ़े बाबा स्वाति मल्होत्रा की हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। काफी सारी बातें सुनने के बाद अब बूढ़े बाबा कहते हैं, लेकिन मैडम ये सब तो आपने भी तो जानबूझकर नहीं किया ना? तभी स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही ऐसा कुछ किया है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो मेरी ही वजह से हुआ है। इनकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। ऐसा कोई भी डोज ना तो मैं बनाती, और शायद अनिका के सामने इतनी सारी मुश्किलें आती, नहीं उसके इतने सारे दुश्मन होते। शायद अनिका भी अब अपने आप को एक बेहतर लाइफ जी पा रही होती, और मैंने अपनी लाइफ को भी इसमें ही धकेल दिया।
किया। इसके साथ साथ आने वाले एंड फ्यूचर में उसके बच्चों को भी शायद इन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ये सब भी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। जो मेरी ये गलती थी पावर ड्रग 16 बनाने की, वह अब सही नहीं हो सकती, या ये कहा जाए जो समय बीत चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता। उनको मैं कैसे फ्लैशबैक में जाके उन सभी को ठीक करके आ सकती। शायद ऐसी पावर मेरे अंदर होती, लेकिन ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। बस अपनी अगत को ही सुधार सकता है जो उसके सामने आगे आ रही है। लेकिन मैं जितना भी उन चीजों को सुधारने की कोशिश करती जा रही हूँ, उतनी ही वे चीजें बिगड़ती जा रही हैं। मुझे ये भी पता है कि मेरी बेटी का इतना बुरा बचपन बीता है, शायद इसके पीछे मैं ही वजह हूँ। अगर हालांकि उसकी जगह कोई और बच्चा होता, शायद वह वहाँ से भाग गया होता, लेकिन उसे अपनी माँ पर पूरा यकीन था। वह वहाँ पर उन दरिंदों के सामने आराम से रही, उनका डटकर सामना किया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ क्वेश्चन के ही उन सभी की बातों को माना, क्योंकि उसे अपनी माँ पर विश्वास था। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तो उसके विश्वास के पात्र ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बस तकलीफें दी हैं। स्वाति मल्होत्रा की नॉन स्टॉप बातें सुनने के बाद बूढ़े बाबा को भी बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन अब वह बेचारा भी क्या कर सकता। बूढ़े बाबा भी स्वाति मल्होत्रा को आश्वासन देते जा रहे थे। मैडम, मुझे भरोसा है, अगर आपने अनिका के इलाज किया है तो वह डेफिनेटली ठीक ही होगा। ज्यादा चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। जल्द ही देखना हमारी अनिका बिटिया पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अब स्वाति मल्होत्रा भी उसकी बात में हाँ भरते हुए कहती है, हाँ आई थिंक ठीक ऐसा ही कुछ हो जाए, लेकिन मुझे अनिका को लेकर बहुत ही चिंता हो रही है। पता नहीं ना जाने कितने और दुश्मन उसकी लाइफ में बचे हैं। मेरे ही कारण ये सब होता जा रहा है, क्योंकि मैंने अनिका से उसके माँ बाप का प्यार के साथ साथ उसके बच्चों से भी उसके माँ बाप का प्यार तक छीन लिया है। मैं अपने आप को कैसे दिलासा दूं, क्योंकि मैंने दो बच्चों के उनसे उनके माँ बाप का प्यार छीना है। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ अपने बच्चों के लिए बीती है। कहीं ना कहीं अनिका की लाइफ में भी वो सब होता जा रहा है जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब अनिका को भी शायद वही रास्ता चुनना पड़ा, अपने बच्चों को सिक्योरिटी का। उसने अपने बच्चों को दूर भेज दिया, जिनके लिए वह तड़प रही थी। अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उन्हें अपने पास रखना चाहती थी, उनसे प्यार करना चाहती थी, उनसे जी भरकर खेलना चाहती थी, लेकिन उसने भी अपने सामने दुश्मनों के सामने घुटने टेक दिए अपने बच्चों के प्यार के लिए। अपने बच्चों को अपने से दूर कर दिया। स्वाति मल्होत्रा की हर एक बात को इतने अच्छे से समझ रहे थे बूढ़े बाबा खड़े होकर उनकी हर एक बात में उनके दर्द को आसानी से समझ पा रहे थे। इसलिए बूढ़े बाबा भी अब बिना कुछ ज्यादा कहे स्वाति मल्होत्रा की हर एक बात को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि उन्हें इसके बारे में मैडम से बात करनी चाहिए, वह उन्हें आश्वासन ही देते हुए नजर आ रही थी, उसके बारे में बात कर रहे थे। स्वाति मल्होत्रा अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्योंकि हम करण गुलेरिया के प्यार को ना लेके मैंने एक ऐसे इंसान की शादी करने का ड्रामा किया ताकि करण गुलेरिया मुझसे दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर बस अनिका के लिए ये एक चीज जो सबसे अच्छी थी, अनिका को इतना अच्छा हस्बैंड जो मिल गया, जो उनके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। आज मैंने रोहित की आंखों में वो प्यार, वो दर्द देखा है, आज से पहले कभी नहीं देखा। अब मैं क्या बताऊं कि वह कितना मेरी बेटी से प्यार करता है, या ये कहा जाए वह अपनी जिंदगी को अनिका के हवाले कर चुका है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित की आंखों में जो प्यार है वह अपने मन में सोचने लग जाती है, क्योंकि करण गुलेरिया भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितनी बेचैनी मुझे उस हॉस्पिटल में हो रही थी। मैं समझ पा रही थी कहीं ना कहीं करण गुलेरिया को भी वो बेचैनी खाए जा रही थी। लेकिन बूढ़े बाबा, बस मुझे इस बात की तसल्ली है कि एटलीस्ट रोहित मेरी बेटी को इतना प्यार करता है, इतना दुनिया में कोई किसी से नहीं करता। बस उनका प्यार ही है जो अनिका को मौत के मुंह से हर बार खींच कर ले आता है। स्वाति मल्होत्रा की बातें सुनकर बूढ़े बाबा अपनी हाँ में गर्दन हिला देते हैं। अब बूढ़े बाबा कहते हैं, लेकिन मैडम क्या आप बता सकती हैं
अनिका बिटिया कब तक ठीक हो जाएंगी। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। उसकी बॉडी से जहर को बिल्कुल निकाल दिया है। मैंने हर वो काम कर दिया है जो उसके लिए ज़रूरी था। बस जो व्यक्ति वहाँ पर पॉजिटिव मिले हैं, जो वहाँ से बरी किए हुए थे, जो इंस्पेक्टर अरबाज की देखरेख में हैं, बस उनके लिए एंटीडोट बनाने का काम कर रही हूँ। अब इस एंटीडोट के बारे में भी हमें पता चल जाएगा जब इस खरगोश को होश आ जाएगा। उसके बाद उन सभी व्यक्तियों के ये एंटीडोट का इंजेक्शन अगर लग जाएगा, वो पहले की तरह नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। बस मेरा यही मकसद है, क्योंकि यही मेरी बेटी का मकसद था। क्योंकि अनिका कहीं ना कहीं अपने बारे में न सोचकर औरों के बारे में, औरों की ज़िंदगी के बारे में, औरों के अच्छाई करने के बारे में यही सोचती है। और यही मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी इस तरह जो उसे ताकत मिली है उसका अच्छे से प्रयोग कर रही है। अब स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा से बात करती करती उस खरगोश की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसका ध्यान उस जगह से तो हट ही गया था और वह उसके पास जाकर आराम से देखने लग जाती है, उसके हाथ पैरों को आराम से देखने लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अब अनिका के होश में आने का इंतजार चल रहा था, क्योंकि उनके पास भी अब अनिका का होश में आना बहुत ही जरूरी था और कभी ना कभी उसे होश भी आने वाला था, क्योंकि ऑपरेशन और डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि उसे 15 से 20 मिनट के अंदर ही होश आ जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहकर डॉक्टरों की टीम वहाँ से चली गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राजलक्ष्मी आराम से अकेली थी। वह अपने आप को उस वार्ड में अकेला महसूस कर रही थी। तभी दरवाजा खुलता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, राजलक्ष्मी की नज़र उधर तक चली जाती है, क्योंकि उसे कुछ बुरी सिचुएशन सामने आ रही थी। क्योंकि सभी के फेस पर स्माइल थी, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी स्माइल, ये सब उनका साथ नहीं दे पा रही थी। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि राजलक्ष्मी भी ठीक थी, ऊपर से बच्चे भी आ चुके थे। करण गुलेरिया को पोता पोती चाहते थे तो वो दोनों भी हो चुके थे, लेकिन उनके फेस पर वो स्माइल नहीं थी जो वो एक्सेप्ट करती थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो लेट के लिए।